गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग ये यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। और यूनिट 2 की स्टार्टिंग जो हम करेंगे वो इसी टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंटरनल आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर का। उसके बाद फिर इसका पिन डायग्राम स्टडी करेंगे और फिर लेटर पार्ट में फिर इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं वो सब चीजें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसका आर्किटेक्चर कैसा होता है 8085 का। तो ये तो हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में स्टडी किया था कि ये 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो है ये इंटेल ने बनाया है। एंड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि ये जो इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर है ये 40 पिन की आईसी है। मीन्स इसमें इस आईसी को आप देखेंगे तो इसमें से 40 लेग्स बाहर होती हैं जिनमें कि इंटरकनेक्शन किए जाते हैं। एंड प्लस 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई इसको चाहिए होती है। इसमें एक पिन होती है जिसमें हम प्लस 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं जो इसके वर्किंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो स्पीड होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज के अप्रोक्सीमेट होती है। आजकल के जैसे हम लोगों ने जब यूनिट फर्स्ट स्टडी कर रहे थे तो हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो क्लॉक स्पीड होती है ये जैसे 3 मेगाहर्ट्ज इसकी लिखी हुई है, इसी तरह से आजकल भी हम लोग लैपटॉप्स में या मोबाइल के प्रोसेसर की जब रेटिंग चेक करते हैं तो उनमें भी ये स्पीड गिवन होती है। ये स्पीड जितनी ज्यादा है उतना अच्छा प्रोसेसर होता है, जो कि आजकल अगर हम लोग देखते हैं मोबाइल या लैपटॉप के प्रोसेसर की स्पीड तो गीगाहर्ट्ज में हम लोगों को दिखती है 2.4 2.6 गीगाहर्ट्ज। तो वो इसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो जो पहले 8085 माइक्रोप्रोसेसर था उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है आज की डेट में ये, क्योंकि ये मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं 3 मेगाहर्ट्ज तो इट इज अबाउट 10 टू द पावर 6 3 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज हो जाएगा। और जब गीगाहर्ट्ज की बात करते हैं तो इट इज जैसे 2.4 की बात करें 2.4 गीगाहर्ट्ज की तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 9 यानी 1000 टाइम्स ऑलमोस्ट स्पीड ज्यादा है आज की डेट में एज कंपेयर टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर। और जैसे मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग इनकी क्लॉक साइकिल होती है। तो ये 320 नैनो सेकेंड से क्लॉक साइकिल, क्योंकि अगर हम टाइम और फ्रीक्वेंसी को इंटर रिलेट करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना ज्यादा क्लॉक साइकिल का कम होगा। और क्लॉक साइकिल हमने कल आप लोगों को दिखाया था कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्लॉक साइकिल कैसी होती है तो क्लॉक साइकिल इस तरह की पल्सेस के फॉर्म में होती है इस तरह। और हर एक ऑपरेशन के लिए कुछ क्लॉक साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हमने बताया था कल कि जब हम एड्रेस को एड्रेस बस में डालते हैं सो दैट कि हम मेमोरी से डेटा को फेच कर सके तो एक क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है उसको उसमें एड्रेस डालते हैं और सेकंड और थर्ड क्लॉक साइकिल में ये एड्रेस को डेटा को फेच कर लेता है। तो टोटल 3 क्लॉक साइकिल्स लगती हैं। अब 3 क्लॉक साइकिल्स लग रही हैं इसमें तो हर एक क्लॉक साइकिल के लिए 320 नैनो सेकेंड लग रहा है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेंगे, इतना टाइम लगेगा प्रोसेसिंग में। और यही जब ये स्पीड बढ़ जाएगी अगर गीगाहर्ट्ज में हो गई 10 टू द पावर 9 में हो गई तो यहाँ पर भी ये नैनो सेकेंड की बजाय पिको सेकेंड्स में चला जाएगा। ये टाइम आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। और जब पिको सेकेंड्स में चला जाएगा तो ये टाइम लग रहा है ये टाइम भी और ज्यादा कम हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -9 की पावर में आएगा और जब पिको सेकेंड्स की बात करेंगे तो 10 टू द पावर
12 में आ जाएगा। तो इट मीन्स कि टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा। और हमारी प्रायोरिटी क्या होती है किसी भी प्रोसेसर में कि वो कितना कम से कम टाइम ले किसी भी प्रोसेसिंग में। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है या उसकी क्लॉक की साइकिल कितनी है। अगर क्लॉक स्पीड की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो वो जितनी ज्यादा है उतना अच्छा प्रोसेसर है। और अगर हम क्लॉक साइकिल की बात कर रहे हैं तो वो जितनी कम है उतना ही अच्छा प्रोसेसर होगा, बिकॉज वो उतना कम टाइम लेगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब इसके बाद में जैसे कि ये है, इट हैज बेसिक 80 इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग की बात करने लगेंगे तो इसकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं। जैसे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या कोई अदर टास्क करना है तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है। तो 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। और अगर हम ऑप कोड्स की बात करें, मतलब कि कितने ऑपरेशनल कोड्स होते हैं, तो 246 ऑपरेशनल कोड्स हैं। हम अभी जब यूनिट में सेकंड पार्ट में जाएंगे, जब ये आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम वगैरह सब कुछ स्टडी कर लेंगे, इसकी वर्किंग स्टडी कर लेंगे, तब हम इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस है। तो वहां हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन में यूज होती है। तो अब अगर हम 8085 की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन। एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको कि हम लोग ALU के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में ALU बोलते हैं। एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है जो कि जितने भी कंट्रोलिंग के ऑपरेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक है सेट ऑफ रजिस्टर, जिसमें कि हम टेम्पररी डेटा का स्टोरेज करते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क। तो मेन ये 3 पार्ट्स हैं। विदाउट दीज 3 पार्ट्स माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट वर्क। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और प्लस इसका डायग्राम भी देखते हैं कि डायग्राम इसका किस तरह का है। तो सबसे पहले जैसे एलयू के बारे में पढ़ते हैं, तो एलयू क्या है। अब अगर इसको हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मीन्स ये अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। कौन कौन से अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है उनकी लिस्ट ये है। अर्थमेटिक ऑपरेशन यही एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हो गया। और जब लॉजिकल की बात करते हैं तो जितने भी लॉजिक गेट्स हम लोगों ने पढ़े हैं जो लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, तो वो तो सर्किट के फॉर्म में करते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम में जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पर होगा कि जैसे लॉजिकल एंड ऑपरेशन हो रहा है, लॉजिकल और है, एंड सिमिलरली जितने भी ये अदर ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा जैसे किसी भी डेटा को कॉम्प्लीमेंट करना है, उसका रिवर्स करना है, डेटा में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है डेटा में, या डेटा को शिफ्ट करना है, डेटा को रोटेट करना है, या डेटा को क्लियर करना है, तो इस तरह के ये सारे ऑपरेशंस जो है करने के लिए हम ALU का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी अदर ऑपरेशंस हैं, वो जब हम इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं जब हम इंस्ट्रक्शन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गया ALU के बारे में। अब बात करते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार, जो ब्लॉक डायग्राम है इसका। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। तो अब इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास में एक ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एक ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। ये 2 यूनिट्स हो गई। और थर्ड हमारा जो मेन पार्ट है वो क्या है, रजिस्टर का। सॉरी। अब इसके अलावा ये जितने भी आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्स हैं। एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है। ये टेम्परेरी रजिस्टर हो गया। स्टेटस फ्लैग ये भी 8 बिट का है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया, और उसके बाद में ये कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो गए। फिर स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच हो गया, फिर एड्रेस बफर है जिसके थ्रू ये एड्रेस बसेस कनेक्टेड है, और फिर डेटा ऑब्लिक एड्रेस बफर। क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो एड्रेस बसेस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक AD0 से AD7, ये 8 बिट जो कि एड्रेस का भी काम करती है और डेटा का भी काम करती है। एट अ टाइम एक ही वर्क होता है, इसलिए ये एड्रेस और डेटा दोनों के लिए वर्क करते हैं। और नेक्स्ट फिर A8 से A15 ये सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के लिए ही डेडिकेटेड है। अब ये जितने भी रजिस्टर्स हैं यहाँ पर, ये सारे रजिस्टर्स डेटा को स्टोर करने के लिए, फिर उनमें प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद में
एज पर रिजल्ट की उसको कहाँ पर स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज किया जाता है। ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस आती है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करके फिर आगे कंट्रोल यूनिट में फॉरवर्ड करता है। अब ये तो ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब इस ब्लॉक डायग्राम से कुछ सिग्नल्स जो हैं, जैसे कि अब एक्चुअल में तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये एक 40 पिन की आईसी है और इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब उसमें से जो ये इसमें से कनेक्शंस हैं इस आईसी में, ये कनेक्शंस कुछ इनवर्ड होते हैं यानी इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं और कुछ आउटगोइंग सिग्नल्स होते हैं। अब जैसे कि हम अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं, इंटरप्ट कंट्रोल की बात करते हैं, तो इंटरप्ट बाहर से अंदर की तरफ आ रही होती हैं, उन इंटरप्ट के अकॉर्डिंग माइक्रो प्रोसेसर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। ऐसे ही एड्रेस यहाँ से आउटवर्ड जाता है, और जब हम एड्रेस और डेटा बस की बात कर रहे हैं तो अगर एड्रेस है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और अगर डेटा है तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट ऑपरेशन हो रहा है। तो इन पिंस को तो हम अभी जब पेन डायग्राम स्टडी करेंगे उसमें देख लेंगे। तो ये कंप्लीट इसका ब्लॉक डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉक डायग्राम। 8085 का ये आर्किटेक्चर जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल रट्टा मार करके याद कर लीजिएगा। ठीक, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इस सेक्शन का काम होता है कि ये टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है एज पर इंस्ट्रक्शन, कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइमिंग फॉलो करना है, क्या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना है। तो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन क्या करता है, इट कंट्रोल्स डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग मेमोरी। क्योंकि जो भी डेटा का फ्लो होता है वो आपके इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनसे भी डेटा का फ्लो होता है, मतलब इनकमिंग भी होती है आउटगोइंग भी होती है डेटा की। सिमिलरली मेमोरी के थ्रू भी डेटा का फ्लो होता है, या तो रीड हो रहा होगा या राइट हो रहा होगा। So it provides status, control and timing signals which are required for operation of memory and IO devices, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया। तो जितना भी ऑपरेशन यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर में हो रहा है वो पूरा ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर में जो कंट्रोलिंग का काम है वो इसी सेक्शन का काम है। इसके बाद रजिस्टर्स, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को दिखाए थे कि देयर आर लॉट्स ऑफ रजिस्टर्स इन 8085। तो जब हम वेरियस रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं 8085 में, तो यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज या मैनिपुलेशन ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ रजिस्टर्स यूज होते हैं। तो वो सारे रजिस्टर्स अभी हम लोगों ने देखे थे कि कौन कौन से रजिस्टर्स यहाँ पर हैं। कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं और कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं। तो अब तो यहाँ पर कुछ जो रजिस्टर्स हैं यहाँ पर उनकी लिस्ट है। जैसे कि हमारे पास में जो एक्यूमुलेटर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर इन 8085, ये 8 बिट का रजिस्टर है जिसको कि जो है शॉर्ट में ए से भी डिनोट किया जाता है। जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वहां पर एक्यूमुलेटर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही 6 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर जो अभी हमने आप लोगों को बताए थे, जो बी सी डी ई एच एंड एल, इन रजिस्टर्स को जनरल पर्पज रजिस्टर्स कहा जाता है। ये जनरल स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। आर्किटेक्चर में आप लोगों को शो कर देते हैं, ये जो ये बी सी डी ई एच एल, ये हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं। के बाद में 16 बिट का है, ये स्टैक पॉइंटर 16 बिट का है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का है, फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर थे और टेम्परेरी रजिस्टर, ये इतने यहाँ पर रजिस्टर्स 8085 में यूज होते हैं।
इसके अलावा एक रजिस्टर और है जिसे कि हम यहाँ पर दिखाते हैं आप लोगों को, स्टेटस फ्लैग कहते हैं। ये भी 8 बिट का रजिस्टर है, जो कि जो भी तो जो भी यहाँ पर रिजल्ट जनरेट होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स के थ्रू, उस रिजल्ट के स्टेटस को ये स्टेटस फ्लैग शो करता है कि उसमें अगर कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी उस रिजल्ट के लिए हमें जानना चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन स्टेटस फ्लैग में स्टोर होती है। तो in addition to the above mentioned register contains a set of 5 flip-flops which serve as flags या status flag। तो 8 बिट का रजिस्टर होता है जिसमें से 5 यहाँ पर फ्लैग्स होते हैं, बाकी के 3 जो हैं वो अनयूज्ड हैं जिनको कि यूज़ नहीं किया जाता है। तो टोटल 5 फ्लैग्स 8085 में यूज़ होते हैं। 3 बिट्स जो है वो आप ये कह सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए यहाँ पर छोड़ दी गई थी कि उनको फ्यूचर में अगर कोई अदर रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए यूज़ कर लिया जाएगा, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो यहाँ पर हमें 8085 में सिर्फ 5 फ्लैग्स के बारे में स्टडी करना होगा। तो अभी आगे हम इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फ्लैग हैं। एक्यूमुलेटर जो है आपका 8 बिट का रजिस्टर है और ये ALU से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। अब जब भी कोई ऑपरेशन होता है यहाँ पर 8085 में, तो एक पार्ट तो हमारा ये जो एक्यूमुलेटर है यही एक पार्ट एज अ वन पार्ट ये एक्यूमुलेटर ही यूज़ होता है फॉर स्टोरेज पर्पस। जैसे कि हमें एडिशन करना है तो हम एडिशन या लॉजिकल ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम उसमें क्या करेंगे कि एक जो हमारा ऑपरेंड होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा ऑलवेज, और सेकंड के लिए फिर हम अदर कोई जनरल पर्पस रजिस्टर को स्टोर कर लेंगे, या सिर्फ अगर सिंगल रजिस्टर की ज़रूरत है तो फिर हम एक्यूमुलेटर का ही यूज़ करते हैं। रिजल्ट भी जब भी कोई भी रिजल्ट कैलकुलेट होकर के आता है तो वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाता है। तो इसलिए ये जो एक्यूमुलेटर है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है यहाँ पर। फिर जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इनको भी वही जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो अगर हमें डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। और एक चीज़ और जो हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में भी स्टडी की थी, जैसे कि हमें ये पता है कि ये सारे के सारे रजिस्टर्स 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो अगर हमें 16 बिट का डेटा यहाँ पर स्टोर करना है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, 2 8 बिट के रजिस्टर्स यूज़ कर लेते हैं, और इन दोनों में भी बी और सी को साथ में यूज़ कर सकते हैं, डी ई को साथ में यूज़ कर सकते हैं, और एच और एल को। इसके अलावा कोई और पेयर हम नहीं बना सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये रजिस्टर का पेयर बना करके 16 बिट के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे पास में HL रजिस्टर पेयर है, ये इस रजिस्टर पेयर का एक काम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, कि इस पेयर का जो यूज़ किया जाता है HL रजिस्टर पेयर का, इट इज़ यूज टू एक्ट एज मेमोरी पॉइंटर। मेमोरी पॉइंटर का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमारी जो मेमोरी होती है उसके एड्रेस को लोकेट करता है, इसीलिए इसको मेमोरी पॉइंटर कहते हैं। लाइक जैसे कि इसमें 16 बिट का कोई डेटा HL में स्टोर्ड है, लाइक जैसे 2005, ये एक 8 बिट का हेक्साडेसिमल डेटा HL में स्टोर्ड है। तो ये जो डेटा स्टोर्ड है, दिस डेटा इज इंडिकेटिंग द मेमोरी, और मेमोरी में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो मेमोरी में जिस जगह ये 2005 एड्रेस होगा उस पॉइंट को ये पॉइंट कर रहा होगा, उसको ये एलोकेट कर रहा है। तो जब कभी भी हमें ज़रूरत होती है कि मेमोरी के एड्रेस की को हमें कहीं स्टोर करना होता है कि हाँ इस डेटा को हम कहीं पर यूज़ करेंगे, तो हम उस एड्रेस को HL रजिस्टर पेयर में स्टोर करते हैं, इसीलिए इसको एज अ मेमोरी पॉइंटर हम लोग
इंडिकेट करते हैं या एज अ मेमोरी पॉइंटर इसको यूज़ करते हैं हम लोग। इसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो रजिस्टर है 16 बिट का, जिसे कि प्रोग्राम काउंटर कहते हैं या शॉर्ट में इसको पीसी बोला जाता है। तो ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर भी हमारा एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। अब प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा ऑलवेज जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होगी उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो रही है। अब जब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आने वाली है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है, क्योंकि प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर्ड रहता है और उसको भी हमें कॉल करना होता है, तो उसके भी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, प्रोग्राम काउंटर में जो मेमोरी एड्रेस होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को कॉल कर लेता है और प्रोग्राम काउंटर में इंक्रीमेंट हो जाता है, मीन्स कि नेक्स्ट एड्रेस स्टोर हो जाता है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होगा। इसी तरह से जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाती है प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस इंक्रीमेंट होता रहता है, सो दैट कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बार बार कॉल होती रहे एंड कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। इसके बाद बात करते हैं स्टैक पॉइंटर की। कहीं कोई डाउट हो रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब स्टैक पॉइंटर भी हमने बताया जैसे कि ये भी एक 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। अब स्टैक का काम है, क्या क्या काम है कि स्टैक इज अ सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशंस to store or retrieve the content of accumulator, flags, program counter या general purpose registers during the execution of program। तो यहाँ पर क्या है कि ये सीक्वेंसिंग करता है मेमोरी लोकेशंस की, सो दैट कि हमें कहीं से भी कोई डेटा को जैसे स्टोर करना हुआ या रिट्रीव करना हुआ किसी भी कंटेंट्स को, लाइक जैसे एक्यूमुलेटर का या फ्लैग का या प्रोग्राम काउंटर या कोई अदर जनरल पर्पस रजिस्टर्स का, तो उसके लिए हम ये स्टैक का यूज़ करते हैं। और जो स्टैक होता है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मीन्स यहाँ पर हम स्टैक लगाते चले जा रहे हैं, जैसे बुक्स का स्टैक लगता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हम ये स्टैकिंग कर देते हैं। स्टैकिंग में जो प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हो रहा है वो क्या फॉलो हो रहा है कि जो लास्ट में हम स्टैक लगाएंगे, जैसे कि बुक का हमने स्टैक लगा दिया तो जो पहले लगाया है वो सबसे बाद में निकलेगा, एक के ऊपर वो एक बुक्स लगा दी और जो लास्ट में बुक रखी वो सबसे पहले उठाई जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी है स्टैक में कि जो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद में जो टेम्परेरी रजिस्टर हम लोगों ने देखा था इसमें 8085 के भी स्ट्रक्चर में ब्लॉक डायग्राम में, ये टेम्परेरी रजिस्टर जो होता है ये ALU के साथ एसोसिएटेड होता है और इसका काम भी होता है डेटा को होल्ड करना ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन परफॉर्म बाय माइक्रोप्रोसेसर, और इसको माइक्रोप्रोसेसर ही यूज़ कर सकता है एंड इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू प्रोग्रामर। जैसे कि हम ALU के केस में बात करें, सॉरी एक्यूमुलेटर की बात करें, तो एक्यूमुलेटर में तो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग में और उसको एक्सेस कर सकते हैं, मींस उसमें कौन सा डेटा रहेगा, कब उस डेटा को मूव करना है, कब उसमें क्या ऑपरेशन करना है। लेकिन ये जो टेम्परेरी रजिस्टर है इस रजिस्टर को प्रोग्रामर नहीं यूज़ कर सकता है अपनी प्रोग्रामिंग में,
उसको कहीं पर भी डिनोट नहीं किया जा सकता है। ये डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर ही उसको यूज़ करता है इन वेरियस ऑपरेशंस। एक रजिस्टर और है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब जैसे इसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसी तरह से इसका काम भी है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इट होल्ड्स द ऑप कोड, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है। ऑप कोड क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसका कोड होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेशनल कोड या इंस्ट्रक्शन कोड। तो उसी इंस्ट्रक्शन कोड को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करके रखता है जो भी एग्जीक्यूट होनी होती है। अब उसके बाद में फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन डिकोडर कनेक्टेड होता है, जो भी हम लोग ने डायग्राम में देखा था। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, मतलब कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको फिर ALU को भेज देता है, ALU फिर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके बाद फिर जैसे कि हम लोग जो स्टेटस फ्लैग की बात कर रहे थे, जो स्टेटस हमारा रजिस्टर है, तो इस स्टेटस फ्लैग्स में क्या है कि हमने बताया 5 रजिस्टर्स हैं, 5 फ्लैग्स यूज़ होते हैं। अब वो 5 फ्लैग्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। किसी भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होने के बाद जैसे रिजल्ट आ गया, तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन कंडीशंस को हमें अलग से शो करना पड़ता है। जैसे कि पहली कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही है, कैरी फ्लैग। अब मान लीजिए हमारे पास में 8 बिट का डेटा है और एक और 8 बिट का डेटा है। दो 8 बिट के डेटा को हमें क्या करना है, ऐड करना है। और जब हम ऐड करेंगे और यहाँ पर अगर कैरी जनरेट हो गया, तो रिजल्ट भी तो हमारा 8 बिट के ही उसमें स्टोर होगा रजिस्टर में। जो 9th बिट आएगी, जो कैरी बिट जनरेट होगी, वो बिट कहाँ स्टोर होगी। अब एक ऑप्शन तो है कि मान लीजिए 16 बिट का स्टोरेज है, अगर हम दो रजिस्टर्स को कंबाइन कर लें, बट अगर यही चीज़ हम देख लें कि दो हम 16 बिट को ऐड कर रहे हैं, तो जो 17th बिट आएगी वो कहाँ पर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लैग है, एक फ्लैग को रिजर्व कर रखा गया है कैरी फ्लैग के लिए, कि इन केस किसी भी रिजल्ट में कैरी जनरेट हो रहा है तो हम इस फ्लैग को 1 कर देंगे। और इसको 1 करते ही क्या होगा कि हम जब भी रिजल्ट को देखेंगे हम फ्लैग्स को भी ज़रूर देखेंगे, क्योंकि फ्लैग्स उस रिजल्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर फ्लैग वाला जो फ्लिप फ्लॉप है या जो स्टोरेज है वो बिट अगर 1 है, तो इट मीन्स कि देयर इज अ कैरी इन द रिजल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट फ्लैग्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये फाइल हम ज़रा दोबारा से ओपन करते हैं, बस थोड़ा सा ओपन करिए। ठीक है, तो पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा फ्लैग है, कैरी फ्लैग हो गया। कैरी फ्लैग के बाद सेकंड फ्लैग जो है वो पैरिटी फ्लैग कहलाता है। यहाँ पर ये देखिए कैरी फ्लैग का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गिवन है। अब ऐसे ही जब हम पैरिटी फ्लैग की बात करते हैं, तो पैरिटी फ्लैग में क्या होता है कि इस फ्लैग को हम 1 पे सेट कर देते हैं अगर जो भी हम अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उस रिज़ल्ट में नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे, और अगर वो इवन आ रहा है तो हम इस पैरिटी फ्लैग को 1 पे सेट कर देंगे। लाइक जैसे एडिशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं और हम 8 बिट का एडिशन करते हैं। मान लीजिए 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट ये हो गई। और ऐसे ही हम और ले लेते हैं 0 1 1 0 0 0 0 एंड 1। ये एक ऑपरेशन हो गया और यहाँ पर हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 0 को ऐड करेंगे 1, अगेन 1, 0 0 को करेंगे 0, फिर अगेन 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में।
अब जैसा कि हम देख रहे हैं इस रिजल्ट में कैरी नहीं जनरेटेड है, तो ये जो कैरी वाला फ्लैग होगा इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैरी नहीं जनरेट हो रहा है। और जब पैरिटी फ्लैग की बात करेंगे तो हम ये काउंट करेंगे इसमें वन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 नंबर ऑफ वंस हैं और 6 इज़ अ इवन नंबर। तो जब ये इवन आ रहे हैं नंबर ऑफ वंस, तो इस फ्लैग को हम क्या करेंगे, सेट टू 1, इसकी वैल्यू को हम 1 कर देंगे। तो ये पैरिटी फ्लैग हो गया। ऐसे ही थर्ड जो है वो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का मतलब क्या है कि इन केस कि हम कोई भी एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं और जो बिट नंबर 3 है वहाँ से कैरी जनरेट होकर के बिट नंबर 4 पे जा रहा है, तो इस तरह के हम कैरी को डिनोट करने के लिए ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर भी, लाइक 1 0 1 0 1 1 0 0, ठीक। एक बेटा ये हो गया, कैरी जनरेट हो रहा है तो इट मीन्स हम एडिशन ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एडिशन कर लेते हैं, 0 1 0 0 1 0 1 0, ठीक। इस डेटा को हम ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 0 0 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा। और जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं बाइनरी एडिशन, तो इन दिस केस रिजल्ट 0 आता है और कैरी यहाँ पर 1 जनरेट होता है और 1 फिर यहाँ पर ऐड होता है। तो जब भी फ्रॉम दिस बिट यहाँ पर इस तरह का कोई कैरी जनरेट होता है, तो इस कैरी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी। और अगर यहाँ लास्ट बिट पे कैरी जनरेट हो रहा है तो उसे हम नॉर्मल कैरी कहते हैं, जिसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था और CY से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट इन केस कैरी इस बिट से इस बिट पे जनरेट हो रहा है, तो ये ऑक्सिलरी कैरी कहलाता है, जिसको कि हम शॉर्ट में AC से रिप्रेजेंट करते हैं 8085 में। तो उस कैरी को डिनोट करने के लिए हम इस ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का यूज़ करते हैं। और अगर ऐसा कैरी जनरेट हो रहा है रिजल्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम इस फ्लैग को सेट टू 1 कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट जो फ्लैग है वो क्या है, ज़ीरो फ्लैग है। अब ज़ीरो फ्लैग की ज़रूरत क्या है, अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट 0 आ जा रहा है, तो उसके लिए हम इस फ्लैग को सेट टू 1 कर देंगे। अब क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट 0 आ गया और एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो क्या होगा, सब 0 0 स्टोर्ड होगा। और इस 0 का कन्फ्यूज़न इस चीज़ से ना हो कि क्योंकि जब हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हमने माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट कर रहा है, उस समय भी सारे रजिस्टर्स क्लियर फॉर्म में होंगे और 0 0 होंगे। तो ये भी जो यूज़र है वो रिजल्ट को देख करके ये ना समझे कि ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट किया गया है इसलिए वहाँ पर 0 0 है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए उसे इस 0 फ्लैग को देखना ज़रूरी है। इससे ये कंफर्म होगा कि ये जो 0 0 है ये किसी ऑपरेशन का रिजल्ट तो नहीं है। अगर ये 1 है तो इट मीन्स कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है और उसकी वजह से रिजल्ट 0 आया है, ना कि कहीं से माइक्रोप्रोसेसर को रिसेट किया गया है या जस्ट स्टार्ट किया गया है और उस टाइम उसके जो कंटेंट्स हैं वो 0 0 हैं। ऐसे ही एक साइन फ्लैग है। साइन फ्लैग का काम क्या है कि अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं और जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आ जा रहा है, तो नेगेटिव के केस में हमें इस फ्लिप फ्लॉप को सेट टू 1 करना होगा, बिकॉज जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा 8 बिट या 16 बिट का डेटा होगा, लेकिन कोई भी बिट ऐसी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं जो कि साइन को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो दैट इज़ वाई अगर रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन किया और एक स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो इन दैट केस हमें नेगेटिव साइन को तो हम कहीं पर उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं डेटा में, तो हम यहाँ पर साइन फ्लैग का यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू को सेट टू 1 कर देंगे। एंड दिस 1 इज रिप्रेजेंटिंग दैट द रिजल्ट ऑफ द टास्क इज नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव है तो हम इसको 0 कर देंगे।
तो ये स्टेटस फ्लैग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेटस फ्लैग्स यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और इसके साथ में आप लोगों को एक डायग्राम भी स्टडी करना होगा, जो ये छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। ये टोटल 8 बिट आपको दिख रही है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 8 बिट हो गई। हर एक फ्लैग को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिए, अटेंडेंस भी ले लेंगे और थोड़ा सा इस डायग्राम को भी हम आप लोगों को बता देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीक्वेंसिंग दी हुई है कि कौन सी जगह पर कौन सा फ्लैग स्टेटस है, और ये पोजीशंस फिक्स हैं। आप जब भी फ्लैग्स को एक्सप्लेन करेंगे यही डायग्राम बनाएंगे, कंपलसरी है डायग्राम बनाना। एंड पोजीशंस आपको याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सा फ्लैग रहेगा। अब हम क्लास एंड कर रहे हैं, आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिएगा।